जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए हम सिर्फ वही क्वेश्चंस को देखेंगे जिन क्वेश्चंस के आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो आपको साथियों इन सभी सवालों को देखना चाहिए, इनको तैयार करना चाहिए। मैं कहूंगा साथियों कुछ नहीं तो 7 से 8 सवाल आपको इस एकमात्र वीडियो के माध्यम से साथियों अपनी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। तो साथियों इन सभी सवालों को देखिए और आप इन सवालों को करने की कोशिश कीजिए। अगर आप इन सवालों को नहीं कर पाते हैं तो ये समझ लीजिए सिलेक्शन आपका खतरे में हो सकता है। चलिए तो पहला सवाल है कि विश्व पर्यावरण दिवस साथियों कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है 5 जून को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान साथियों कहां पर स्थित है। तो आपको याद रखना है ये तो कानपुर में स्थित है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपसे कहा जा रहा है कि स्वीडन की राजधानी का नाम बताइए। तो स्वीडन की राजधानी साथियों क्या है, इसमें से स्टॉकहोम आप लोग याद रखेंगे कि यही स्वीडन की राजधानी है। अगला देखिए प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आ जाए तो 1/3 आपको बता देना है। ये बात आपको ध्यान रखने, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद देखिए करके प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं ये किस जिले में स्थित है। तो जो साथियों पंचमुखी गुफाएं है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये सोनभद्र में स्थित है, यानी कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में ये स्थित है। अगला देखिए भारत में नए संसद की आधारशिला किस तिथि को रखी गई थी। तो मैं कह सकता हूं साथियों 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी भारत में नए संसद की आधारशिला। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस साथियों कब मनाया जाता है। तो ये तो साथियों 18 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। उसके बाद देखिए कह रहे कि विश्व भर में सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है। तो सामाजिक न्याय दिवस अगर आपके एग्जाम में आए तो 20 फरवरी को मनाया जाता है विश्व भर में सामाजिक न्याय दिवस। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। तो साथियों यहां पर अगर बात करें तो उद्दीन के शासनकाल में आए थे। आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए कह रहे कि भारत में हड़प्पा का वृहत स्थल है। तो कौन से स्थल की बात चल रही है। मैं कहूंगा राखी गढ़ी की बात चल रही है। सवाल का जवाब आपका राखी गढ़ी हो जाएगा। यकीन मानिए साथियों कि इस सवालों में से जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं साथियों, जो क्वेश्चंस की श्रृंखला है, इन सवालों में से कई सारे क्वेश्चंस आपको सटीक एकदम डिक्टो देखने को मिलेंगे। तो साथियों परीक्षा से पहले इन सवालों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। कह रहे कि नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन साथियों कब किया गया था। तो कब किया गया था ये नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि किसके द्वारा किया था। तो मैं कहूंगा सुभाष चंद्र बोस ने ही नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया था। अगला देखिए कह रहे कि किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। यानी कि अगर बात करते ये बात किसने कही थी साथियों, ये गोपाल कृष्ण गोखले ने बात कही थी। महात्मा गांधी को एक आदेश दिया था कि वो भारत में प्रथम वर्ष में खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। उसके बाद देखिए कह रहे कि ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे। तो ये साथियों किससे जुड़े थे, ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। ये सवाल भी आपसे कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन एक 19वीं सदी के पूर्व अर्ध में उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा थे। तो किसकी बात चल रही है साथियों, हेनरी विवियन डेरजियो की बात चल रही है। डिक्टो सवाल अगर पूछा जाए तो हेनरी विवियन डेरजियो आपको बता देना है। अगला देखिए कौन नेता उग्रवादी नहीं थे। तो उग्रवादी कौन थे साथियों, आपको मालूम होना चाहिए। बिपिन चंद्र पाल थे, बाल गंगाधर तिलक थे, लेकिन व्योमेश चंद्र बनर्जी नहीं थे। तो ये उग्रवादी नेता नहीं थे। अगला सवाल है कह रहे कि डोवर जल संधि जोड़ती है। तो डोवर जल संधि की अगर बात करते हैं साथियों, ये बाल्टिक सागर को नहीं है ना, ये बिस्के खाड़ी ये भी नहीं साथियों, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। साथियों अगर आप अपने यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ पीडीएफ तैयार की गई है। इन पीडीएफ को साथियों पढ़कर, इनको देखकर आप अपने यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम को बहुत आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो आखिर क्या है साथियों इन पीडीएफ में, एक बार देख लीजिए। देखिए आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो पिछले पेपर हो चुके हैं, 2021 में पेपर हुआ, उसके बाद 2022 में, उसके बाद 2023 में, यानी कि इन 3 वर्षों में कुल मिलाकर साथियों 10 शिफ्ट हुई है। और हमेशा साथियों यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो पेपर बना है उसमें 50% कंटेंट लगभग प्रीवियस ईयर से आपको इस बार देखने को मिलेगा। देखिए 2022 में पेपर हुआ था, 2021 के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, 2023 में पेपर हुआ तो 2022 और 21 के कई सारे क्वेश्चन आए, और अब इन तीनों वर्षों के लगभग 40 से 50% क्वेश्चन डिक्टो उठाए जाएंगे साथियों। तो अगर आप ये तीनों पीडीएफ को एक बार देख लेते अच्छे तरीके से तो यहां से 40 से 50% कंटेंट आपका ये रेडी हो जाएगा। उसके अलावा साथियों और पीडीएफ आपको लगभग जीके जीएस
जीएस की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको दी जा रही है। यहां से कुछ परसेंटेज आप निकाल लोगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के दिए जाएंगे, या लगभग अगर बात करें 10 तो 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे करंट अफेयर के। तो इस पीडीएफ में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको पढ़कर लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आप साथियों कर सकते हैं करंट अफेयर के। तो ये पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ साथियों 45 रुपीज में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है यूपीएससी पेट एग्जाम का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे यूपीएससी पेट पीडीएफ पर, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये तीनों पीडीएफ आपको साथियों वहीं पर भेज दी जाएंगी। मेरा मानना है कि आपके एग्जाम में जितना समय बचा है एक बार इस पीडीएफ को लीजिएगा, जितना देख सकते हैं जितना पढ़ सकते हैं साथियों पढ़ लीजिएगा, पेपर आपका बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। अगला सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहे कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसके अंध महाद्वीप की अगर बात करते हैं या विश्व की छत की अगर बात करते हैं, कि ये तो आप सभी को पता होगा कि विश्व की छत किसको कहा जाता है, पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। ठीक है ना, विश्व की छत किसे कहा जाता है साथियों, पामीर के पठार को कहा जाता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद अंध महाद्वीप किसको कहा जाता है साथियों, ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। हजार झीलों का देश किसे, फिनलैंड को कहा जाता है। और बचा मोतियों का द्वीप साथियों, ये बहरीन को कहा जाता है। यानी कि ए बी सी और डी। ए का मैंने क्या लगाया साथियों 3 लगाया है, और मैंने बी का क्या लगाया है, मैंने बी का साथियों 4 लगाया है, और फिर सी का मैंने 1 लगाया है, और फिर साथियों डी का मैंने 2 लगाया है। तो 34/12 कहीं पर लिखा होगा, देख लीजिए 34/12 आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो यही आपका आंसर है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो साथियों ये महानदी पर है। कौन सी नदी पर है हीराकुंड बांध, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये महानदी पर है हीराकुंड बांध। अगला देखिए कह रहे हैं कि आपसे 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम यौन अनुपात था, तो कहां पर था पता, दमन और दीव में था। कहां था साथियों, दमन और दीव में था। साथियों बहुत सारे सवाल आज हम ऐसे देखेंगे जो आपने पहले हो सकता हो ना पढ़े हो, या आपने पढ़े हो आप उन सवालों के जवाब को भूल गए हैं। यही साथियों मेरा मकसद है कि जिन सवालों को आप पढ़ चुके हो, आपको धुंधले से याद हैं, लेकिन वो सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं आपके लिए साथियों स्पेशली इसीलिए क्लास लेकर आया हूं, जो आप पिछले मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं लेकिन उनके उत्तर आप भूल चुके हो, उन सवालों का आपका रिवीजन कराना और ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन साथियों आपको देना जो आपके एग्जाम में आपको दिखें तो तुरंत साथियों आप उसका आंसर लगा दें। चलिए तो इस बात की अगर बात करें करके भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, किसको बढ़ावा देना है, तो किसको बढ़ावा देना है साथियों, वैश्वीकरण की नीति को बढ़ावा देना है बिल्कुल, उदारीकरण की नीति को बिल्कुल, निजीकरण की नीति को बिल्कुल, यानी कि इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल कह रहे कि भारत में ई नाम यानी कि ई राष्ट्रीय कृषि बाजार ये कब लागू हुआ, तो ये तो साथियों 2016 में लागू हुआ था। कब, 2016 में लागू हुआ था। उसके बाद देखिए अगला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां पर फसल का नाम है और बीमारी का नाम है। आपको पता होगा कि भाई इस फसल में ये बीमारी लग जाती है, तो गन्ने में पता कौन सी बीमारी लग जाती है साथियों, रेड रॉट नाम की एक बीमारी होती है, वो गन्ने में लगती है। ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करते हैं धान में खैरा रोग, ये भी आपने साथियों पढ़ा होगा। और अगर अरहर बात करें तो साथियों इसमें विल्ट यानी कि उकटा रोग रखता है, और आलू में साथियों झुलसा रोग रखता है। तो इसका आप चयन कैसे करेंगे, ए बी और सी। देखिए ए का आपने लगाया है 2, आपने बी का लगाया है 3, आपने सी का लगाया है 4, आपने डी का लगाया है 1, तो 2341 कहीं पर लिखा होगा। 2341 कहां पर लिखा हुआ है, ये ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखिए करके निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है। डिक्टो सवाल मैंने देखा है कई बार साथियों, तो ऋणी जो होता है ना, ये मुद्रास्फीति से सबसे ज्यादा लाभ पाता है। करके भारत में कर सुधारों का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं, तो कर सुधारों का उद्देश्य देखिए कर अनुपालन में सुधार करना होता है, बिल्कुल सही बात है। कर आधार को विस्तृत करना होता है, बिल्कुल सही बात है। सीमा शुल्क की दरों में बहुलता में कमी लाना होता है, यह भी बिल्कुल सही बात है, उद्देश्य होता है। कुल कर राजस्व में अप्रत्यक्ष करों के हिस्से में वृद्धि करने के उपायों को सुझाना हो, तो ये साथियों सही नहीं लग रहा है, सही नहीं लग रहा है साथियों, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। भारत में लोकसभा का है ना, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये मनोनीत किए जाते हैं, मनोनीत नहीं किए जाते हैं साथियों लोकसभा के अध्यक्ष, क्या ये चयनित किए जाते हैं, ये साथियों चयनित किए जाते हैं, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ किसको माना जाता है, तो किसको माना जाता है साथियों, एक तरीके से बात करते हैं तो केसी वियर को माना जाता है। यह बात आप लोग याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। करके भारतीय संविधान मान्यता देता है, तो केवल
अगर बात करते हैं केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है हमारा संविधान, है ना? ऐसी बात है, ऐसी बात तो नहीं है। केवल भाषाई अल्पसंख्यकों, तो केवल लग जाए वो गलत हो जाएगा। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, ये बात सातु आपकी बिल्कुल सही होगी। उसके बाद देखिए भारत के संदर्भ में इनमें से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? भारत में अनेक धर्म है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्म अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ये बात सातों बिल्कुल सही है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है ना? तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है आपसे कि एनोस्मिया किसको कहा जाता है? क्या स्वाद संवेदना की कमी को कहते हैं? नहीं, घ्राण संवेदना की कमी को कहते हैं। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एनोस्मिया किसको कहा जाता है? घ्राण संवेदना की कमी को कहा जाता है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्रण धातुओं का है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? पीतल और कांसे की बात चल रही है। पीतल और कांसा आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि पीतल और कांसे जो है ना साथियों, ये जोड़ा ये तांबे के मिश्रण धातुओं का है। तांबा इससे ही साथियों बनता है कहीं ना कहीं। उसके बाद देखिए यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो साथियों क्या एक तरीके से अगर बात करें तो स्थिर रहेगा वो, या ऊपर उठेगा जहाज, या अपरिवर्तित रहेगा, या वो नीचे डूब जाएगा? तो मैं कहूंगा वो थोड़ा सा ऊपर उठेगा। क्यों? क्योंकि वो नदी से समुद्र में जा रहा है, इसलिए वो जहाज थोड़ा ऊपर उठेगा। अगला सवाल है करे कि हवाओं की ऊर्जा होती है तो केवल स्थितिज ऊर्जा होती है, गति? देखिए हवाओं की ऊर्जा में गति होती है, तो उसमें क्या होगी साथियों? गतिज ऊर्जा होगी। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, यह वक्तव्य किसने दिया था? तो ये किसका कथन है साथियों? ये रॉल्फ फिंच का कथन है। यह कथन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कहा जाएगा कि आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, ऐसा किसने कहा था? तो रॉल्फ फिंच ने ऐसा कहा था। कह रहे कि मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? बताइए। तो यहां पर साथियों ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, ये बात आपको याद रखना है ना? चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए करके भूपरपट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? ऑक्सीजन की बात चल रही है। ऑक्सीजन आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है करके बाण सागर परियोजना ये कहां पर स्थित है? तो ये सोन नदी पर स्थित है। कौन सी परियोजना? बाण सागर परियोजना। अगला सवाल है करके गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाई जाती है, तो इसको पता क्या साथियों? बांगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। आंसर आपका बी होगा। केंद्र शासित राज्यों में कौन सबसे कम नगरीकृत है? देखिए अगर हम बात करते हैं लक्षद्वीप की, तो ये केंद्र शासित प्रदेशों में से एक ऐसा प्रदेश है जो सबसे कम नगरीकृत है। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कह रहे कि इनमें से कौन सी नकदी फसल साथियों नहीं है? देखिए जूट, मूंगफली ये नकदी फसल है, और गन्ना भी नकदी फसल है, लेकिन ज्वार की अगर बात करते हैं तो ये साथियों खरीफ की फसल है, ये नकदी फसल नहीं है। तो आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है, तो साथियों इस शब्द का इस्तेमाल कहां पर होता है? मैं कहूंगा क्रेडिट कार्ड में इसका इस्तेमाल होता है। आंसर आपका बी होगा। कह रहे कि मुद्रास्फीति की दरें किस सूचकांक पर आधारित होती है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर नहीं, थोक मूल्य सूचकांक पर। बिल्कुल सही साथियों, मुद्रास्फीति की दरें जो है वो थोक मूल्य सूचकांक पर ही आधारित होती हैं। कह रहे कि मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अधिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? तो साथियों कौन होता है आपसे पूछा जा रहा है। आरबीआई होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही, आरबीआई ही होती है मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार की वित्तीय अभिकर्ता और सलाहकार। उसके बाद देखिए पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्राविधान किया गया था? तो 1993 में किया गया था। यह भी साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कह रहे कि केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है, 5वीं अनुसूची में दिया गया है या छठी? नहीं साथियों 7वीं अनुसूची में दिया गया है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल देखिए कह रहे माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में की गई है? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों अनुच्छेद 43 के ए में दी गई है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ये एक्सपेक्टेड संभावित सवाल हैं साथियों जो आपके एग्जाम में दिखेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से इन सारे सवालों को आप लोग तैयार कर लीजिए। आपको फायदा जरूर देखने को मिलेगा इन सब सवाल को अगर आप बहुत अच्छे तरीके से देखते हो ईमानदारी के साथ। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है ये भारत को राज्यों का एक संघ घोषित करता है, या क्या ये एक संघात्मक राज्य घोषित करता? मैं कहूंगा भारत का जो संविधान का अनुच्छेद 1 है ये भारत को राज्यों का संघ कहता है। आंसर आपका इसलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला देखिए
यानी कि यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? तो साथियों एमाइड रूप में पाया जाता है। आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा दूध का दही में परिवर्तन होता है। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? तो ये साथियों अपकेंद्रीय बल की वजह से साथियों ऐसा होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? साथियों अब यहां पर आपने लगभग जीके के कितने सवाल देखे साथियों? 50 सवाल देखे, है ना, लगभग 50। अब साथियों हिंदी के भी लगभग 40-45 सवाल हम लोग देख लेंगे और आप चेक करिएगा कि साथियों हिंदी के कितने सवाल आपके बिल्कुल सही और सटीक जाते हैं। ठीक है ना। चलिए तो साथियों शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हिंदी को हम लोग, पहला सवाल है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए 14 सितंबर को मनाया जाता है तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो क्या तुलसीदास है? मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात साथियों, तुलसीदास ही है ना, कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता। कह रहे कि वाच्य कितने होते हैं? तो साथियों कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, यानी कि 3 प्रकार होते हैं वाच्य के। अगला सवाल कह रहे कि स्टेशन किस भाषा का शब्द है? अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है साथियों स्टेशन। जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको साथियों क्या द्वंद्व समास कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा आज और कल और बीच में योजक चिन्ह लगा दिया, इसमें द्वंद्व समास है और ये भी पद प्रधान है, ये भी पद प्रधान है। अगला सवाल है कह रहे कि कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द साथियों संविदा होता है ना। संविदा पर कहते हैं, संविदा पर रखा गया तो कुछ खास शर्तों पर उस कार्य पर साथियों रखा जाता है किसी व्यक्ति को। उसके बाद देखिए जिसके सदृश कोई दूसरा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको साथियों अद्वितीय कहा जाता है, जिसके सदृश कोई दूसरा ना होता है। इस शब्द का संधि विच्छेद गलत है, तो किसका गलत है मुझे बताइए? प्रतीक्षा की अगर बात करें इसका संधि विच्छेद साथियों प्रतिधन ईक्षा होता है, बड़ी ई लगेगी, छोटी नहीं लगेगी। मधवरी का मधुधन अरी सही है, यथेष्ट का यथाधनिष्ठ सही है, पावक का पौधन अक सही है, लेकिन इसमें छोटी लगी थी जो कि गलत था, तो यही आपका आंसर है। करके कर का अर्थ क्या होता है? तो कर को हम लोग क्या क्या कहते हैं मुझे बताइए। देखिए एक तरीके से अगर बात करते किरण तो कहते हैं, टैक्स भी कहते हैं, है ना, रात्रि नहीं कहते हैं, व्यवसाय नहीं कहते हैं। मैं कहूंगा हाथ, किरण और टैक्स, ये वाला आपका जो होगा ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, इसमें से कौन सा वाक्य आपको शुद्ध लग रहा है? मैंने अनेक पुस्तकें लिखी, है ना, मैंने अनेक, यहां पर अलग अलग लिखा हुआ मैंने, है ना, और ये लिखी है, लिखी होना चाहिए। मैं अनेक पुस्तकें लिखी तो गलत ही है, मैंने अनेक पुस्तकें लिखी ये बिल्कुल सही साथियों, हर एक एंगल से ये सही है। ये भी गलत है आपका, मैंने अनेक पुस्तकें लिखी, मैं अलग ने अलग, ऐसे थोड़ी ना होता है। निम्नलिखित में से केतु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो केतु का मतलब झंडा होता है, झंडे को पताका कहते हैं, निशान कहते हैं, लेकिन ग्रह नहीं कहते हैं, नहीं कहते हैं, तो ये आपका आंसर है। जो प्राप्त ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको साथियों अलभ कहा जाता है। जो प्राप्त ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है साथियों? उसको अलभ कहा जाता है। अगला सवाल है कह रहे कि इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है? तो किसमें इल प्रत्यय नहीं है बताने की कोशिश करेंगे। देखिए जटिल में इल प्रत्यय है ना, उसके अलावा स्नेहिल में भी है ना, और फेनिल में भी है। लेकिन अगर बात करते हैं शामिल में सातु नहीं है, क्योंकि ये एक सार्थक, एक तरीके से ये पूरा शब्द इसका संधि विच्छेद नहीं हो सकता, और जिसका संधि विच्छेद नहीं हो सकता उसमें प्रत्यय उपसर्ग भी नहीं निकल सकते। अगला सवाल है करके शरीर के लिए सही पर्यायवाची वाली शब्दों वाला आपको बताना है, शरीर के पर्यायवाची वाली पंक्ति कौन सी है? तो तन देह गात, गरात नहीं कहते साथियों, आदेह भी नहीं कहते, मैं कहूंगा तन भी शरीर को कहते हैं, देह भी शरीर को कहते हैं, और गात भी शरीर को ही कहा जाता है। उसके बाद देखिए करके जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको अग्रज कहा जाता है। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको अग्रज, और जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसको अनुज कहा जाएगा। अगला है करके इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। आपसे पूछा जा रहा है तुम बाहर गए और वह रोने लगा। अच्छा अभी ये पता कौन सा वाक्य? ये आपका अभी जो वाक्य है वो संयुक्त वाक्य है। कौन सा वाक्य है साथियों? ये आपका अभी संयुक्त वाक्य, इसको आपको सरल वाक्य में बदलना है, यानी कि यहां पर और गायब करना है। तो जो ही तुम गए वह ही वो, ये तो आपका मिश्र वाक्य में बदल गया, है ना। तुम्हारे बाहर जाते ही वो रोने लगा, तो मैं कहूंगा साथियों क्या तुम बाहर गए और वह रोने लगा, इसका अगर आप सरल वाक्य बनाना चाहते हैं तो तुम्हारे बाहर जाते ही वो रोने लगा, ये हो जाएगा सरल वाक्य। आंसर आपका सी होगा। कह रहे कि कलई खुलने का मतलब क्या होता है? कपड़े की सिलाई खुल जाना नहीं, बर्तन की कलई उतर जाना नहीं, रहस्य प्रकट हो जाना, यानी कि कोई राज की बात पता चल जाना, तो यानी कि कहते हैं भाई तुम्हारी तो कलई खुल गई, तुम्हारा राज प्रकट हो गया। उसके बाद देखिए कह रहे कि लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, रेखा
रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताइए। लौकिक का विलोम क्या हो सकता है? तो लौकिक का विलोम तो अलौकिक ही होता है, जिनका भी आंसर ए है तो बिल्कुल सही है। यानी कि न्यून शब्द में कौन सी संधि है? कभी भी अगर आपको आधा वर्ण दिखे और उसके बाद साथियों या दिखे तो वहां पर हमेशा यड़ संधि ही होती है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर सही है? तो वर्तनी के आधार पर देखिए, तात्कालिक कैसे लिखा? अगर आप तत्काल लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे तत्काल, लेकिन आप तात्कालिक जो लिखेंगे वो आप इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद देखिए करके 9 दिन चले अढ़ाई कोस, इस लोकोक्ति का मतलब आपको बताना है काम करने की बहुत धीमी गति, पैदल चलने की आदत होनी चाहिए चाहे वह बहुत धीरे, ऐसा नहीं होगा। व्यक्ति को 9 दिन तक, ये भी नहीं होगा। पैदल चलने बहुत समय, ये भी नहीं। मैं कहूंगा 9 दिन चले अढ़ाई कोस लोकोक्ति का मतलब जो होता है वो काम करने की बहुत धीमी गति को कहा जाता है। उसके बाद देखिए कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? निर्देशक है, लाघव है, विवरण है, लेकिन उपदेशक नहीं होता। ये सवाल भी डिक्टो कई बार पूछा जा चुका है, ऑप्शन भी चेंज नहीं होते इसके। यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई साथियों वर्ण है। क्या है? वर्ण जो है ना, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यानी कि पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य है, इसके रचयिता कौन है? ये आपसे कुल मिला के पूछा जाए तो चंद बरदाई की अगर बात करते हैं, यही तो इसके रचयिता हैं, चंद बरदाई साहब। मधुशाला के रचयिता कौन है साथियों? मधुशाला की अगर बात करते हैं, है ना, मधुशाला है, मधु कलश हैं, तो ये एक तरीके से हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखित हैं ये सारी कृतियां। बच्चे बूढ़े किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं? तो बच्चे बूढ़े की अगर बात करते हैं, बच्चे का विलोम बूढ़ा है, बूढ़े का विलोम बच्चा है कहीं ना कहीं, तो ये सार्थक निरर्थक तो होंगे नहीं, ये विलोम शब्द युग्म हो जाएंगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है आपसे पूछा जा रहा है? तो मैं कहूंगा मैं अपने आप, यानी कि कभी भी अगर स्वयं शब्द आ जाए या मैं अपने आप खुद की बात की जाए या खुद शब्द आ जाए तो वहां पर हमेशा जो होगा साथियों हमेशा निजवाचक होता है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके विशेषण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके बिना नहीं हो सकता? तो विशेषण का उपयोग किसके बिना नहीं हो सकता? संज्ञा के बिना नहीं हो सकता। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। करके आर्द्र का विलोम क्या होता है बताइए साथियों? तो आर्द्र की अगर बात देखिए, आर्द्र का विलोम गीला तो नहीं होगा, पुष्प ग्रीष्म नहीं होगा साथियों, शुष्क हो जाएगा। लेकिन ये शुष्क थोड़ा सही नहीं लिखा हुआ है, शुष्क मैंने सही लिख दिया, तो आर्द्र का विलोम जो होगा ना वो शुष्क हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? तो ऋतु कैसी है, पंडित कैसी है नहीं होता है, हंस कैसा है, आचार कैसे, ये तो सारे पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द जो होगा वो ऋतु होगा। आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी, यह वाक्य किस वाक्य का भेद का उदाहरण है? आपको बताना, मतलब ये संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है। मैंने आपको बताया था अगर किसी भी वाक्य में आपको और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन ये सब दिख रहा है तो वो आपका एक संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है कह के अधिमानता में उपसर्ग आपको बताने क्या है? तो अधि अलग हो जाएगा, मानता अलग हो जाएगा, अधि जो होगा वो एक उपसर्ग का काम करेगा। समुच्च बोधक को आपको बताना है साथियों, समुच्च बोधक क्या क्या होते हैं? ये अविकारी होते हैं, विकारी होते हैं। तो ये साथियों अविकारी शब्द होते हैं जितने भी समुच्च बोधक शब्द होते हैं। हिंदी में कितने वचन होते हैं साथियों? तो हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगर द्विवचन की बात करें तो वो संस्कृत में होता है, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, द्विवचन भी होता है, और हिंदी में सिर्फ 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। उसके बाद देखिए करके उपसर्ग को क्या कहा जाता है? तो उपसर्ग जो होता है ना ये शब्द का अंश होता है, वाक्य का अंश नहीं होता है साथियों, ये शब्द का अंश होता है। अगला देखिए वह जो ना करे सो थोड़ा, इस वाक्य में सर्वनाम आपसे पूछा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर संबंध आपको नजर आ रहा है, इसलिए सर्वनाम जो होगा वो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। सरस्वती का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? तो सरस्वती का पर्यायवाची वाणी है, वीणा पाणी है, शारदा है, लेकिन कमला सातु नहीं है। अब नहीं है तो ये आपका आंसर है। अगला देखिए इक्षु का तद्भव रूप क्या होता है? तो इक्षु एक तरीके से तत्सम शब्द, इसको अगर तद्भव में आप कहोगे तो ईख कहोगे। आंसर आपका सी होगा। निम्नलिखित में से भाववाच्य मुझे बताइए क्या इसमें से भाववाच्य है? तो देखिए तुम फूल तोड़ोगे भाववाच्य नहीं है, अब चला जाए, अब बैठा जाए, ये इसको कहा जाता है सातु भाववाच्य, है ना। और वैसे तो भाववाच्य में 90% चांसेस होता है कि नहीं शब्द आ रहा होता है, लेकिन इसमें नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक भाव नजर आ रहा है कि अब चला जाए। उसके बाद देखिए जंगम का विलोम आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा? तो जंगम का विलोम सातु स्थावर होता है। क्या होता है? जंगम का विलोम स्थावर होता है। कुसुमाकर किसका पर्यायवाची है? तो कुसुमाकर की अगर बात करते हैं सातु ये वसंत का पर्यायवाची है। अगला देखिए करके आदि अंत किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं? यानी कि ये आदि क्या है? ये तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के विलोम है
है ना। तो ये विलोम शब्द योग में आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य की अगर बात करते हैं साथियों, पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए करके कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम टॉप लेवल का, ठीक है ना। तो पता किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा किया गया। आंसर आपका जो जाएगा वो साथियों ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, है ना, डी के साथ जाएगा। तो डी जिनका आंसर है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास? एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर दीजिएगा।